फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल का आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक हमारा सबसे मजबूत संगठन है यूएन। तो पूरे चैप्टर में उसी के बारे में बात होगी। क्या आपको यूएन की फुल फॉर्म पता है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब शीत युद्ध का दौर खत्म हो चुका था, हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट से लेके हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ा है। पूरी बुक में शीत युद्ध के बारे में ही दे रखा है कि जब अमेरिका और एक तरफ रूस था, यानी कि उसके सोवियत संघ का गुट था, जब दोनों में इतना शीत युद्ध चला, फिर उसके बाद से सोवियत संघ बिखर गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका ज़्यादा मजबूत हुई, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद से ये यूएन बना। ये इसलिए बना क्योंकि उस विश्व युद्ध को रोकने वाला कोई एक संगठन चाहिए था, लेकिन ये उससे पहले बन चुका था, लेकिन ये रोक नहीं पाया युद्ध को, क्योंकि इसके कुछ कारण थे जो को आपको पढ़ने हैं। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। पहले तो ये इतना मजबूत नहीं था, इसलिए ये युद्धों को और छोटे मोटे मामलों को भी नहीं सुलझा पाता था। लेकिन जैसे जैसे इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई, ज़्यादा परिवार जुड़ते, जैसे ज़्यादा बड़ा परिवार होता है, आप जानते हैं फैसला उतना ही मजबूत होता है। तो वैसे वैसे इसका फैसला भी मजबूत होता गया। आप देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या ज़रूरत है, आखिर क्यों चाहिए? इतने देश हैं, वो अपने आप संभाल लीजिए। तो देखिए, जैसे किसी परिवार को संभालने के लिए एक उसमें घर में एक बड़े बुजुर्ग की आवश्यकता है, बड़े एक इंसान की आवश्यकता है जो उस घर को चलाए, फैसले की वैसे ही इन छोटे देशों को चलाने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता है, जो ऐसा संगठन हो जो किसी की बात न मानता हो, सभी को उतना महत्व देता हो जितना और छोटे देश को देता हो उतना ही बड़े देश को दे। तो ऐसा एक संगठन चाहिए। आप जानते हो, आपके जितने भी दोस्त होंगे उनमें एक लीडर तो होगा, एक मुखिया तो होगा जो आपको सबको सलाह देता होगा। तो वैसे ही एक सभी देशों का एक संगठन है यूएन, जो सबको सलाह देता है, युद्ध जैसे छोटे मोटे मामलों से सबको निपटारा करता है, और किसी को अगर आर्थिक मंदी होती है तो उसे सहायता भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है। ये सबसे मजबूत संगठन आप जानते हैं क्योंकि इतने देशों की मिली जुली शक्ति इसके पास है, और वीटो पावर वाले देश इसके पास है, तो ज़्यादा शक्ति तो होगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। ये बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि जितने भी देश में युद्ध होते हैं, जितने भी देशों के एक दूसरे से युद्ध भिड़ जाते हैं वो एक दूसरे से, और उनमें शांति के मतलब शांति बनाई रहे, इस वजह से इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका इसमें रहती है। अब ये कथन पढ़िए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें और बेहतर जीवन का प्रयास करने के लिए इस संगठन की शुरुआत हुई है, इस संगठन बना है, ना कि हमें नर्क से बचाने के लिए हुआ है। यानी कि हमें इन युद्धों से, छोटे मोटे मसलों से, नर्क का मतलब है इन युद्धों से, मसलों से, अशांति से बचाने के लिए इस संगठन का उदय हुआ है। और ये कहा किसने था? डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था। तो ये आपको बात नोट करनी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसके अपने सदस्यों पर दोष चलती हो। यानी कि ये किसी देश पर दोष नहीं जमाता, और ना ही किसी देश को किसी अशांति के मामले में धकेलता। ये सभी देशों के लिए बराबर है और सभी देशों पर एक जैसा रोब जमाता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी
समुचित साझेदारी। ये किसी से ये नहीं कहता कि तुम ज़्यादा बजट दो या कम बजट दो, अपने देश की मर्जी है। हालांकि अमेरिका ज़्यादा बजट देता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, क्योंकि उसके पास ज़्यादा धन दौलत है, ज़्यादा ताकत है, और इसीलिए अमेरिका ज़्यादा उछलता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की वो बात भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो जानता है अधिक बजट देता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये जानता है अगर उसे अमेरिका से बजट कम मिलने लगेगा फिर तो उसका फिर खर्चा कैसे चलेगा। तो इसमें ये बताया गया। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, तो विश्व के सामने ये बात आई कि भाई हमें कमांड करने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर सभी देश अपनी चलाएंगे तो फिर युद्ध को रोकेगा कौन? युद्ध को रोकने वाला तो कुछ चाहिए। अगर सभी भड़काएंगे एक दूसरे को कि युद्ध करो, तुम युद्ध करो, तो हमें युद्ध के लिए रास्ता, मतलब रोकने के लिए रास्ता कौन दिखाएगा? तो उसी टाइम ये बात तय हो गई थी कि एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जो सभी देशों की बात, सभी देशों को मनाने में, सब देशों को मतलब बात को मनाने में वो हमारी सहायता करे, मतलब झगड़ों से रोके वो, और अशांति के मामले, अशांति के क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा हिंसक मामले हो रहे हैं उनको रोके। तो ऐसा एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनने की मांग उठी थी ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। तो फिर जैसे जैसे युद्ध खत्म हुआ उसके बाद से ये राष्ट्र बनने लगा। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये पूरी रोकने की तैयारी थी, लेकिन रुक नहीं पाया क्योंकि गुस्सा इतना ज़बरदस्त था जर्मनी का कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए वो युद्ध रोकने में असफल हुआ। अब लीग ऑफ नेशन के उत्तरदारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन क्या है? ये एक कमेटी है जो कि शायद मुझे डेट याद नहीं है, सन याद नहीं है, ये बनी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाएगा और इसका एक महासचिव होगा। सबसे बड़ा इसमें पद महासचिव का होता है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि वर्तमान में यानी कि 2022 में इसका महासचिव कौन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सन 1945 में स्थापित किया गया। 1945 में यूएन स्थापित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ये बन तो पहले गया था हालांकि, लेकिन इसका मुख्यालय नहीं बना था और ना ही इसमें बहुत ही कम सदस्य देश थे, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत नहीं था। और शायद यही कारण है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध न रुक पाया हो। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हुई। यानी कि शुरू में इसमें 51 देश थे और अब कितने हो गए? 193। ये 2011 की संख्या है, हालांकि अब दो देश हैं वो बढ़ चुके हैं। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी, अभी बताया। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे, यानी कि जो आज़ाद हो चुके थे। भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था तो वो इसमें जुड़ गया था, लेकिन अभी भी 2 देश बच रहे हैं, शायद 2 देश इसमें बच रहे हैं जो कि शामिल नहीं है। उन 2 देशों के आपको नाम बताने, अगर वो शामिल हो गए तो भी आपको नाम बताने कि वो कौन से 2 देश हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, मतलब परमानेंट सदस्य, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, जिनको वीटो पावर मिली है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। पांचों देश अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा ताकत है इनके पास, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य। हालांकि भारत को भी उस टाइम पे सदस्य देश बनाने की बात उठी थी, लेकिन भारत के पास इतना बजट नहीं था और ना ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, क्योंकि उस समय पे नया नया ताज़ा आज़ाद हुआ था भारत, और इसलिए उसे ये सदस्य नहीं बनाया गया। क्योंकि वैसे भारत भी इसका सदस्य बनना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो अभी मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि वो इसका सदस्य देश बने। तो वो क्या काम कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो देश हैं उनको मदद दे रहे हैं कि ताकि वो छोटे छोटे देश आवाज़ उठाएं और भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग उठे। लेकिन जो 2 देश हैं, पाकिस्तान और चीन, ये इस फैसले पर ना असहमति दिखाते हैं हर टाइम पे, कहते हैं कि भारत को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा
और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। मैंने बताया सबसे प्रमुख इसका महासचिव होता है। और आपको एक बात बताऊं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख नेता होता था वो भी महासचिव होता था। जहाँ जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है यानी राष्ट्रपति होता है, वैसे ही वहाँ पे महासचिव सबसे प्रमुख नेता होता था। और ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी महासचिव सबसे नेता है। और हमारे जो भारत में महासचिव का नेता होता है, जो पद होता है, वो एक IAS लेवल का पद होता है। यानी कि वो सचिव, उप सचिव और महासचिव ऐसे होते हैं। बहुत ही मतलब ऐसे पद तो बड़ा होता है, लेकिन उसे बहुत छोटा पद माना जाता है महासचिव, जो कि मंत्रियों के भी नीचे होता है। लेकिन जो बाकी देशों में महासचिव का पद बहुत बड़ा माना जाता है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, यानी कि क्या क्या सुधार उसमें किए गए। अब आपको देखने, मैंने एरो के निशान द्वारा आपको अच्छे से समझाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, अधिक से अधिक देशों को शामिल करना। भाई अधिक, जैसे परिवार बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें अगर सदस्य बढ़ते जाएंगे तो वो परिवार मजबूत होगा, कोई भी उस पर नज़र उठा के भी नहीं देखेगा उसे। तो ऐसे ही अगर सदस्य देशों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लड़ाई करते हैं तो ज़्यादा देश उस पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और अलग अलग बातें बताएंगे। और दूसरा है वीटो पावर को सीमित करना, यानी कि उस पर थोप जमाना, यानी कि कम करना उसे। क्योंकि कई देश हैं जैसे चाइना, जैसे आप जानते हो, वो गलत इस्तेमाल करते हैं इसका। क्यों? कोई बिल पास हो रहा है तो उसे वो अगर उस देश को अच्छा नहीं लगता। अगर वीटो पावर का मतलब ये है कि एक भी देश अगर इस पर असहमति जताता है कि वो इस पर मतलब खुश नहीं है, इसे ना इनकार करता है, तो वो बिल पास नहीं होता किसी भी उसमें। तो ऐसे वीटो पावर को भी सीमित करने के लिए इसमें कहा गया। बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार करना। भाई अकेला देश, अमेरिका जैसा देश, अगर ताकतवर देश इतना बजट देगा तो बाकी देश तो फिर अपने आप में वैसे कमज़ोर दिखेंगे और अमेरिका इस पर थोप जमाएगा। क्योंकि जब अमेरिका ने कुवैत पे हमला किया था, जब इराक और कुवैत का हमला हुआ था, तो नहीं, इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, तो उस टाइम पे यूएनओ ने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें इस मामले में दखल देने की जिम्मेदारी नहीं है। तो अमेरिका ने इसकी बात भी नहीं सुनी और सीधे इराक पर हमला कर दिया और कहा कि वहाँ पे तो मतलब खुफिया परमाणु बम बनाने की जानकारी मिली है, और ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। तो ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको वहाँ से आपने पढ़ा होगा। तो अमेरिका इतना ताकतवर है कि वो यूएनओ की बात भी मानने से इनकार करता है। आगे पढ़ेंगे कि इसके ताकतवर होने की क्या क्या। मानवीय भलाई के कामों पर ध्यान देना, यानी कि मानव की भलाई के बारे में सोचना, ये सुधार इसमें हुए थे। और अमेरिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना। भाई थोड़ा तो प्रतिबंध लगना चाहिए, अगर ऐसे दादागिरी वो दिखाएगा तो देश में फिर बाकी देश कहाँ जाएंगे। 1991 यानी 1991 के बाद आए बदलाव, इसमें कुछ बदलाव आए थे। जैसे सोवियत संघ बिखर गया था, आप जानते हैं 1989 में इसके टूटने की शुरुआत हो चुकी थी, जब इसने अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो तब से ये सोवियत संघ टूटने लगा था। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर, आप जानते हैं अभी तक भी अमेरिका ताकतवर देशों में शामिल है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक थे, यानी कि अब उतने खराब संबंध नहीं थे। क्योंकि अमेरिका ये चाहता ही था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ टूट जाए। 2 महाशक्तियों के बीच आपस में शीत युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ये चाहता था कि रूस टूट जाए, और वही हुआ। तो अमेरिका को अब कोई वो नहीं थी, मतलब कोई नाराज़गी नहीं थी अब। चीन बड़ी तेज़ी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आप सभी जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी आगे जाने लगी अब, और धीरे धीरे माना जा रहा है कि 2040 तक तो वो सबसे आगे निकल जाएगा। भारत की तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। भारत भी तेज़ी से विकास कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत का जो आर्थिक जो जीडीपी है सालाना, वो 3.8 ट्रिलियन है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, यानी कि एशिया आगे बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। पहले तो यूरोप के जो देश थे
जो संगठन बना था यूरोपीय संघ, वो ही आगे निकल रहा था, लेकिन अब एशिया भी धीरे धीरे पीछे आ रहा है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। इसमें वीटो, स्थायी देशों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल। इसमें जो फ्रांस है उसने 18 बार इसका इस्तेमाल किया है, रूस ने 135 बार, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ने 32 बार, अमेरिका ने 84 बार और चीन ने 11 बार। तो ये वीटो पावर के इस्तेमाल दिखाए गए हैं। कब तक? जब 1 जून 2018 तक। हालांकि अब ज़्यादा भी कर सकते हैं वो इस्तेमाल। तो इसमें देखें सबसे कम चाइना ने इसका इस्तेमाल किया है और सबसे ज़्यादा रूस ने। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, यानी कि भारत क्या सुधार चाहता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर ध्यान दिया है, यानी कि भारत भी कुछ मसले पर ध्यान दे रहा है कि इसमें ये सुधार करने चाहिए। भारत इस बात को भी समर्थन देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए, यानी कि कुछ देशों के साथ वो सहयोग बढ़ाए जो आर्थिक विकास कर रहे हैं, जो विकासशील देश हैं, अफ्रीका के कुछ गरीब देश हैं, उनके साथ सहयोगात्मक सहयोग बढ़ाए और उनके विकास को बढ़ावा देने में उनकी मदद करे। उन्हें अगर वित्तीय सहायता की ज़रूरत है वित्तीय सहायता दे, सैन्य सहायता की ज़रूरत है सैन्य सहायता दे। ऐसे अगर उन्हें जो भी सहायता दी जानी चाहिए वो उन्हें दी जानी चाहिए। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। ये सुरक्षा परिषद जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसको लेकर भारत की बड़ी चिंता है, क्योंकि उसके जो सदस्य हैं वो स्थायी नहीं होते, कभी भी हटाए दिए जाते हैं। तो उसको लेकर भारत की चिंता है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। जो आम सभा है उसमें तो संख्या बढ़ी है, लेकिन उसमें संख्या स्थिर रहती है। हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य क्या है, पहले 11 सदस्य होते थे और अब 15 कर दी गई है। यानी कि मैंने जो बताया था कि उसकी सदस्य संख्या बढ़ती है, मैंने गलत बताया था। आप बता रहा हूँ कि उसकी संख्या स्थायी रहती है, यानी कि पहले तो उसमें 11 सदस्य थे और अब सुरक्षा परिषद के सदस्य 15 हो गए हैं, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही है, यानी कि वो स्थिर रहते हैं। अब 15 हो चुकी है इनकी सदस्य संख्या। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, यानी कि इसके पास जो वीटो पावर है वो उसे दी जानी चाहिए। यानी कि जो 5 देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, भारत भी ये चाहता है कि उसके पास वीटो पावर है, ताकि वो भी बाकी देशों के साथ जो 5 देश है उनकी तरह रह सके और किसी भी मामले पर अपना फैसला दे सके। ये मैंने आपको बताया। परंतु कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। कौन? खासकर चाइना और पाकिस्तान। ये दो ही ऐसे देश हैं जो भारत इसमें विरोध करते हैं। हालांकि पहले अमेरिका भी विरोध करता था, लेकिन वो तो अब धीरे धीरे जैसे भारत के करीब आ रहा है वो भी चाहता है। लेकिन हालांकि वो बाहर से दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर से ना चाहता हो। कुछ देशों का मानना है कि वो पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में प्रभावी रही है। यानी कि यूएनओ ये मानता है कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, और ऐसे में अगर उसे वीटो पावर दे दी जाए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ गलत इस्तेमाल करेगा। तो यूएनओ ये सोचता है, इसलिए उसे वीटो पावर नहीं देता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? यानी कि 2 ध्रुव थे वो अलग हो गए, सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, तो अब एक ध्रुवीय कौन बचा? अमेरिकी गुट। तो उसमें ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, यानी कि कोई आमने सामने वाला भी नहीं है, तो कारगर ढंग से काम कर पाएगा। अमेरिका को अब कोई वो नहीं है दिलचस्पी कि वो दूसरे के मामले में टांग अड़ाए।
वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो भारत से अपने संबंध अच्छे क्यों करना चाह रहा है आप जानते हैं? क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वो आगे निकल रहा है आर्थिक स्थिति से वो आगे निकल रहा है, यानी कि उसकी जीडीपी बढ़ रही है। तो अब अमेरिका को उससे जलन हो रही है, क्योंकि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। अगर उसकी जीडीपी और सैन्य ताकत में वो सबसे आगे चला जाएगा चाइना, तो वो उससे अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, भारत से दोस्ती की, उसके ज़रिए वो चाइना पर नज़र रख सकता है। तो यही कारण है अमेरिका का भारत के साथ दोस्ती करने का। उससे हमें कुछ लाभ नहीं है, हमें भी वैसे मतलब व्यापार का लाभ है, लेकिन अमेरिका को इससे लाभ है, तो वो अपना फ़ायदा देख रहा है। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में एकमात्र महाशक्ति है। हाँ, सोवियत संघ जो है वो हमारा पहले से ही अच्छा दोस्त रहा है। पाकिस्तान के युद्ध में भी सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की उल्टा। तो सोवियत संघ बिना लालच के हमारे साथ है। और एकमात्र शक्ति इसमें बताया गया कि एकमात्र शक्ति अब बची है सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की बात भी कभी कभी टाल देता है, यानी कि वो, जैसे मैंने बताया कि एक उदाहरण आपके सामने रखा है कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मना करने के बाद भी उसमें इतनी पावर है कि वो उसने इराक पर हमला कर दिया और यूएनओ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो देखिए, ये होती है पावर। और ऐसे ही आपको 3 शक्तियाँ बताऊंगा मैं अमेरिका की कि क्यों यूएनओ की बात अमेरिका नहीं मानता। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है, यानी कि महासचिव की जो चुनाव होता है उसमें भी अमेरिका का अहम रोल होता है। आप देखिए, ये 3 पॉइंट देखिए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, और वो उसकी शक्तियों पर अंकुश नहीं लगा सकता। अमेरिका 3 शक्तियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसका कुछ नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास 3 ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है ना, वैसे ही उसके पास 3 शक्तियाँ हैं, जिनके नाम है अमेरिका की खास शक्तियाँ। वीटो पावर, सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी शक्ति है वीटो पावर। भाई आप सभी जानते हैं कि वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास भी होती है। उसके मतलब क्या है कि वो प्रस्ताव को वापस लौटा सकता है, कि उस पर असहमति व्यक्त कर देता है, और 6 महीने तक उसको अधिकार को अपने पास रख लेता है। ऐसे ही अमेरिका के पास भी वीटो पावर है, जिससे वो अपनी किसी भी बिल पर असहमति व्यक्त करता है। और दूसरा कारण क्या है कि अधिक बजट देना। सभी जानते हैं 100 में से अमेरिका लगभग 36% अकेला अमेरिका बजट देता है। तो भारत का इसमें हिस्सा कितना है जानते हैं आप? 2%। और दूसरे नंबर पे आता है जापान। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा बजट देता है, इसलिए उसकी शक्ति भी इस पर ज़्यादा अहम रोल रखती है। और तीसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन यानी कि डीसी में है, और इसलिए भी अमेरिका ये सोचता है कि अगर उसका मुख्यालय यहाँ है तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ तो उसी की जनता है उसी में, तो अगर कुछ भी संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा ऐसा करता है तो उसकी जनता उसके खिलाफ हो जाती है। और क्योंकि वो जानता है कि इसका मुख्यालय यहाँ पे है तो वो जाएगा कहाँ और। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं 3 जो आपको याद रखनी है, पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे नोट कर लेना। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।